हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपको तो मालूम होगा बिजनेस दो कम्युनिटी के खून में, कौन सी, गुजराती और मारवाड़ी। और दोस्तों ये दोनों कम्युनिटीज अगर मैं आपको बिलियनियर्स की लिस्ट बताऊं तो इंडिया में जो 169 बिलियनियर्स में से 58 बिलियनियर्स सिर्फ गुजराती है। मारवाड़ी तो अलग है, मारवाड़ी भी उतने ही, मतलब 58 के अंदर 58 बिलियनियर्स गुजराती और मारवाड़ी, समझ रहे हो। तो इनके गुजराती में बोलते हैं धंधो, धंधो बोलते हैं उसको गुजराती में, और मारवाड़ी में बोलते हैं मारो बिजनेस। ठीक है, तो दोस्तों तो आज के वीडियो में हम लोग जो जानने वाले कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट्स जो कि सारे मारवाड़ी और गुजराती लोग यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। चाहे वो करसन भाई पटेल हो, चाहे वो कांजी भाई देसाई हो, या फिर कोई लक्ष्मी मित्तल हो, लक्ष्मी मित्तल है, या फिर साहब जी भाई ढोलकिया हो, या फिर आपके भारती एयरटेल हो, सब लोग, चाहे वो रामदी अग्रवाल हो, सब लोगों के बारे में जो आज के वीडियो में लोग जो बात करने वाले हैं, ऐसे टॉप बिजनेसमैन गुजराती और मारवाड़ी है। तो बिजनेस सीक्रेट्स क्या है 6 जानेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, ये सीक्रेट्स मेरे को मेरी मम्मी पापा से पता चली। क्यों से? क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ। तो दोस्तों टेंशन नॉट, अगर आपको लगता है कि मारवाड़ी और गुजराती ही बिजनेस करते हैं, नहीं, दूसरी कास्ट, दूसरी कम्युनिटीज को भी इस वीडियो से पता चलेगा वो 6 सीक्रेट्स कौन से जो कि गुजराती और मारवाड़ी यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मेरा नाम है वन और मैं हूँ 10 साल का। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक चीज बोलनी है कि आप लोग जो है, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, चीजें समझते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो पहले सब्सक्राइब दबा दो। और फिर अगर बाद में जाकर वीडियो अच्छा लगा, लास्ट में इंफॉर्मेटिव लगा, तो एक लाइक दबा देना और शेयर भी कर देना, जिससे और लोग बिजनेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहली जो चीज है वो है फास्ट एंड स्मार्ट अडेप्टर्स होते हैं मारवाड़ी और गुजराती। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कोई एग्जांपल, निरमा मालूम होगा आपको, जो 90s के लोग हैं उनको मालूम होगा निरमा क्या चीज थी। तो दोस्तों निरमा एक डिटर्जेंट कंपनी थी, जैसे अभी के टाइम पे सर्फ एक्सेल है, एरियल है, टाइड है, ऐसे जो है कंपनी थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि निरमा के जो फाउंडर थे वो थे गुजराती, बिजनेस धंधो। तो दोस्तों जो है वो क्या करते थे, वो जॉब करते थे, तो उनके पास जो ज्यादा पैसे नहीं रहते थे, पर उन्होंने एक मार्केट में गैप देखा। गैप क्या था वो, कि जो डिटर्जेंट आता है वो नॉर्मल लोग, जो नॉर्मल कंपनीज है, 14 रुपए पर किलो बेचती है। तो इनको लगा भाई गैप, स्मार्ट अडेप्टर्स होता है, अडेप्ट बहुत जल्दी से करते हैं, स्मार्टली करते हैं अडेप्ट। तो उन्होंने सोचा क्या करें। उन्होंने सोचा उनको लगा कि चलिए प्राइस कम कर देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत प्राइस लेते थे, 14 रुपए पर किलो, जब के टाइम में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। अभी तो छोटी सी चीज है, पर जब के टाइम में बहुत बहुत बड़ी नहीं, मतलब एक डिटर्जेंट 1 किलो के लिए बहुत महंगा था वो। तो वो बहुत सारे इंडियन लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो सस्ता डिटर्जेंट बनाए। तो उन्होंने जो है अलग अलग डिटर्जेंट बनाने लगे, खुद ट्राई करने लगे कि कौन सा बना। फिर जब उनका फाइनल हुआ ना, जब जाकर उन्होंने जो है क्या करा, उन्होंने जो निरमा को इंट्रोड्यूस करा। दोस्तों अगर आपको निरमा की पूरी केस स्टडी जाननी है तो दोस्तों मैंने उस पर बनाया हुआ वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरी फुल केस स्टडी बनाई है उस पर। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर करसन भाई पटेल, तो करसन भाई पटेल जिन्होंने कि डिटर्जेंट रेडी कर दिया पूरा, फिर उन्होंने सोचा कि डिटर्जेंट रेडी अभी बेचते चलो। तो बेचे कैसे, ये लोग क्या करते थे, करसन भाई पटेल साइकिल पे सबके घरों पे जाते थे,
उनकी बेल बजाते थे, बहुत बड़ाट भी बढ़ती थी, बेल बजाते थे, फिर जाते थे उनको देते थे। और फिर उन्होंने सोचा कि सब बिक रहा है, ठीक है, पर ऐसा हो कि मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि इतने सारे लोग निरमा खरीदने के लिए आ जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना लोगों को जो कनेक्ट करा जाए, है ना, क्यों ना कनेक्ट करा जाए। तो उन्होंने जो कनेक्ट करने के लिए एक ऐड बनाया। दोस्तों वो ऐड इतना ज़्यादा जो राइमिंग था, मतलब गुनगुनाते थे, जैसे कि अभी गाना गुनगुनाते हैं हम लोग, कभी कभार बोलते हैं, सिंग करते हैं, तो वैसे ही वो एक राइम जैसा सॉन्ग बना दिया था, जिसको कि सब लोग जो राइम करते थे उस टाइम पे 90s 80s के टाइम पे। तो दोस्तों इस वजह से जो उनकी एक मार्केट प्रेजेंस बन गई, भाई राइम हो रही है, वाह, मतलब एक जिसने कभी निरमा ट्राई नहीं करा वो एक बार तो करके देखेगा। उनकी क्वालिटी अच्छी थी, क्वालिटी पे थे, इसलिए उनका जो बार बार कस्टमर रिपीट हो रहा था। तो इस वजह से जो उन्होंने कस्टमर लाया उससे, ठीक है, एड से। फिर उसके बाद उन्होंने शॉप्स पे रखा। तो कुछ टाइम तो ऐसे होता था एड के, जैसे कि लोग जाते थे, वुमेन्स जाती थी और जाकर पूछते थे निरमा दो ना, वो शॉपकीपर बोलता था निरमा है ही नहीं, खत्म हो गया, आएगा बाद में, आप लेकर चले जाना, 1 महीने बाद आएगा, और लेकर चले जाना। जब मतलब इतना ज़्यादा क्रेज था, इतना ज़्यादा जो लोग यूज़ करते थे कि इतना ज़्यादा इन्होंने बना दिया था, प्राइस डिफरेंट बना दिया था। जो नॉर्मल बिकता था वो था 14 रुपये का, इनका 3 रुपये का। कितना, अगर आप मतलब 3 रुपये का 1 किलो ये लोग बेचते थे, वो लोग 14 रुपये का 1 किलो, मतलब निरमा कितने किलो बेच सकता है, 14 जितनी उनकी प्राइस उतने उसमें जो 3 या 4 निरमा के 1 केजी की पैकेट आ जाए जब के टाइम, तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव था। फिर उसके बाद उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स करी, सेल करी अच्छी तरह। और फिर अभी दूसरी स्ट्रेटेजी है कॉम्पिटिटर एडवांटेज। कॉम्पिटिटर एडवांटेज का मतलब है कि ये लोग जो कॉम्पीट कर लेते हैं, जिस भी जगह जाते हैं उधर जो कॉम्पिटिटर एक एडवांटेज बना लेते हैं, एक ऐसा बैरियर, एंट्री बैरियर बना देते हैं दूसरे के लिए, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को भी टक्कर दे देते हैं, ऐसा एक इकोसिस्टम बना देते हैं लोग। तो नेक्स्ट एडवांटेज, कॉम्पिटिटर एडवांटेज के जो है केस स्टडी बताता हूँ। बालाजी में फर्स्ट पे भी मैंने केस स्टडी बनाई है, वो अब भी आप देख सकते हैं। तो उनके जो फाउंडर है चंदूबाई विरानी, ठीक है, तो ये जो है मतलब इनके पापा फार्मर थे, इन पे मैंने पूरी केस स्टडी बनाई। इनके पापा फार्मर थे, उन्होंने खुद थोड़ा सा खेत बेच के जो है 20,000 रुपये इकट्ठा करे थे चिप्स बनाने के लिए। इनको लगा कि हम फार्मर, हमको सब चीज़ समझती है, पर नहीं हो पाया इनसे, और जो है चिप्स अच्छी तरह बिके नहीं, तो ये लॉस में जाने लगे। इस वजह से चंदूभाई विरानी को जो है एक मॉल में काम करना पड़ा। उधर भी जो है ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तो मतलब कभी कभार चंदूभाई विरानी सर को जो है मतलब सफाई भी करनी पड़ती थी मॉल की, इतना जो है हालत ख़राब थी। फिर जब जो मैंने बताया ना रेस्टोरेंट, उधर जो रेस्टोरेंट था उसके मालिक ने बोला भाई हमारे तो पैसे कमाने नहीं, क्यों ना इस चंदूभाई विरानी को दे। तो उन्होंने सोचा ये, तो उन्होंने बोला इधर आओ, उन्होंने बोला कि ये लोगे, तो उन्होंने बोला हाँ लेंगे। तो दोस्तों जब से जो है फिर उसके बाद चंदूभाई विरानी सर को बेच दिया, तो उन्होंने बोला 2 महीने का रेंट भर देना, ठीक है, तो उन्होंने भर दिया। फिर उसके बाद एक कैंटीन बनाया, उसको कैंटीन में उनको जो है वो अपने भाइयों के साथ जो है बनाते थे चिप्स, जो हम लोग घर में बनाते हैं हॉट फ्राइड चिप्स, वो बनाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे जो उन्होंने करा, फिर उसके बाद चंदूभाई विरानी सर को समझ आया, दिमाग यूज करा उन्होंने कि बाकी टाइम पे, उस टाइम पे लेस वगैरह कोई नहीं थी, उस टाइम पे उन्होंने देखा भाई ये सब लोग हैंडमेड दे रहे हैं, उसमें कितना हाइजेनिक है क्या पता, पर अगर हम लोग जो है मशीन से बनाएंगे तो हमारी जो है स्केल में बनेगा, क्योंकि एक इंसान हाथ से कितना ज़्यादा बनाएगा, थक जाएगा बेचारा, और कितने ही लोग रख दो आपको बाद में जाकर, उनको मालूम था, उनको लॉन्ग टर्म विजन था उनको मालूम था कि बाद में मशीन आने वाली, तो उन्होंने सोचा पहले
मेहनत से पैसे कमा के हम लोग जो है ले लेते हैं मशीन, और उन्होंने ले ली, खरीद ली मशीन, और उससे जो उनका स्केल हुआ, मतलब स्केल में बनाते हो तो जिससे उनको सस्ता पड़ता, और वो बेचते उसी प्राइस में, और वो सस्ता भी बेच देते जिससे कस्टमर भी आ जाते। तो वो एक मशीन का उनका जो बड़ा डिफरेंशिएटर था उस टाइम पर। अभी भी 65% शायद से 65% मार्केट शेयर है उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनमें कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी, इनमें जो सपोर्ट रहता है, कोई इधर गुजराती भाई उधर भी हेल्प करने गुजराती भाई पहुंच जाता है, इधर कोई मारवाड़ी भाई इधर भी कोई मारवाड़ी भाई हेल्प करने पहुंच जाता है। तो इसमें जो है कम्युनिटी सपोर्ट है सब लोगों में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंजी भाई देसाई। तो दोस्तों वो जो है अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाने जो है किधर गए थे, यूएसए गए थे। कब गए थे, आई थिंक सो 1941 में, जो 1941 नहीं, वो गए थे यूएसए। और 1941 7 दिसंबर करीबन जो है पर्ल हार्बर, जो कि यूएसए का पार्ट है, उधर जो है जापानी सेना ने हमला कर दिया, ठीक है। जापानी सेना ने हमला कर दिया, जिस वजह से जो है वो एक जापान और यूएस दुश्मन बन गए थे। तो जो यूएसए के अंदर जापानी लोग रह रहे थे, यूएसए उनको बोला भाई देखो लोग तुम्हें हमारी कंट्री में नहीं रख सकते है, क्योंकि अगर तुम लोग उनमें से कोई उनके जो है एजेंट हुए, ठीक है, तो हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम देंगे, इसलिए सॉरी पर तुमको जो है टेंट में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको जो सीधा बोल दिया, तो वो लोग टेंट में रहने लगे। तो क्या हुआ, जो ये कांजी भाई पटेल थे, इनको एक फायदा हुआ। इनको क्या हुआ कि यूएसए में एक मोटेल मतलब इधर हम लोग होटल बोलते हैं, उधर मोटेल बोलते हैं होटल को, ठीक है। तो जो है उस वजह से वो जो था होटल उधर का मोटेल, तो वो जो है एक जापानी बंदे का था, और उसको भी जो है जाना पड़ा और टेंट में, शेल्टर में। तो इस वजह से जो है वो जो चीज़ है वो पूरा जो है डाउन हो गई। उसकी जो प्राइस है वो किसी के पास नहीं थी, और वो 90% उसकी प्राइस डाउन हो गई वो जगह की। वो 32 रूम्स का जो कमरा था, मतलब 32 रूम्स का एक लॉज था, ठीक है। लॉज नहीं मतलब एक मोटेल था। तो उन्होंने जो 90% ऑफ मैं ले लिया। क्या जा रहा है भाई, 90% ऑफ डिस्काउंट कभी किधर नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ले लिया। तो जो है चल रहा है उनका अच्छा बिजनेस। उन्होंने सोचा भाई कोई बात नहीं, अभी वैसे भी अगर हम लोग कोई आ नहीं रहा है हमारे होटल में, फिर भी मेरी फैमिली तो रह लेगी इधर। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो हमारी फैमिली ले लेगी इधर, कोई नहीं आएगा। फिर क्या हुआ कि युगांडा ने भी इनको बहुत बड़ी मदद करी। युगांडा क्या हुआ, युगांडा में इदी अमीन एक नाम का जो डिक्टेटर था। तो उधर जो है क्या हुआ कि उधर जो सारे जो भी लोग हैं ये गुजराती लोग, उनको जो है आना पड़ा, ठीक है, किधर, यूएसए। उनको जो है बोल दिया कि आप इधर नहीं रह सकते, दूसरी कम्युनिटीज नहीं रह सकती, जाओ आप, ठीक है। सब इदी अमीन ने बोल दिया सबको। फिर वो जो है सब लोग अपने अपने जगह जा रहे, अपने अपने जगह जा रहे। तो कांजी भाई पटेल के जो भी लोग थे, जो कि युगांडा के अंदर रहते थे, कुछ लोग थे उनके, तो उन्होंने बोला कि यूएसए आ जाओ, चलो यूएसए आ जाओ। तो उन्होंने अपने युगांडियन करेंसी को जो है गोल्ड में कन्वर्ट कर आ गए वो लोग। और इधर फिर इसके वजह से कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से जो भी गुजराती यूएसए के आए थे ना, उनने जो है मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ एक डेटा जो कि जो पूरे अमेरिका में कितने 53,000 मोटेल्स है, उसमें से 21,800 जो मोटेल्स है ना वो सिर्फ गुजराती कम्युनिटी के पास है। 42%, समझ रहे हो आप, ये होता है कम्युनिटी का सपोर्ट। एक कम्युनिटी ने 42% ऑफ द मोटेल इंडस्ट्री यूएसए की अकेले जो है होल्ड करी है, जो कि $80 बिलियन गुजराती जो है यूएसए की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, समझ रहे हो। तो ये एक होती है कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। फिर क्या होता है, ये लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं।
जो भी रिस्क लेते हैं वो कैलकुलेटेड लेते हैं। एक लेते हैं लक्ष्मी मित्तल सर। दोस्तों लक्ष्मी मित्तल सर की कंपनी पे भी मैंने जो है केस स्टडी बनाई, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी मित्तल सर जो है उनका स्टील का बिजनेस है। तो क्या हुआ, एक जो है मैक्सिको के अंदर एक स्टील फैक्ट्री थी। उधर क्या हुआ, वो उनकी नहीं थी, पर उधर क्या हुआ, उधर जो प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जब प्रोटेस्ट चल रहा था, जब वो देख रहे थे उनको खरीदनी थी, क्योंकि पर खरीदने से पहले ही वो जो था प्रोटेस्ट होने लग गया। उस वजह से नहीं, किसी और वजह से, कि उधर के लोग, उधर के जो मैनेजर है वो अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते, मतलब ऐसे ही सब चीज़ें, सैलरी नहीं मिलते। तो वो देख रहे थे उसको लक्ष्मी मित्तल से, तो वो बोल देते हैं कि चलिए खरीदते। अब हम जैसे नॉर्मल लोग होंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई ये इतनी डूबती हुई जगह, इतनी डूबती हुई फैक्ट्री, इसको क्यों खरीद रहा है, एक अच्छी फैक्ट्री को खरीद ले, इतना पैसे लगा ही रहा है। तो उन्होंने बोला ना, मैं तो मेरे डिसीजन पे पक्का उतरूंगा। तो उतर गए, और उन्होंने खरीदने के बाद उन्होंने उसमें जो है मेंटेनेंस करवाया, उसमें जो पूरी अच्छी चीज़ें जो है करवाई, फिर उसके बाद जो है सैलरी दे दी सारे एम्प्लॉयज़ को। फिर उसके बाद उससे जो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, फिर सब लोग जो है रॉन्ग प्रूव हो गए। ये होती है कैलकुलेटेड रिस्क। लक्ष्मी मित्तल सर को मालूम था कि ये प्रॉब्लम थी और ये जो कर सकती, उन्होंने उस पर डेटा पढ़ा हुआ था, उनको मालूम था कि रिस्क नहीं है इसमें ज़्यादा, इस पर अगर रिस्क ले लिया मैंने तो जो है मेरा बाद में बड़ा बिजनेस बन जाएगा, इससे बहुत प्रॉफिट होगा इस फैक्ट्री से। ठीक है, तभी जो है एक दूसरी चीज़ आती है सन फार्मा। सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। तो दोस्तों जो है क्या हुआ एक बार कि यूएसए में एक कंपनी थी, क्या नाम की, कार्गो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो कार्गो फार्मास्यूटिकल्स बहुत लॉस कर रही थी, बहुत बर्न कर रही थी, और प्रॉफिट तो था ही नहीं, क्योंकि लॉस हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो इस वजह से जो है बिल्कुल नहीं था उनको कुछ भी। और फिर उनका जो है मतलब उनको इन्वेस्टर्स भी नहीं देख रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, बैंक करप्ट होने वाली थी। फिर उसके जो सन फार्मा के जो मैंने सीईओ है, उन्होंने बोला भाई चलो खरीदते कार्गो फार्मास्यूटिकल्स को। जो धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा शेयर ले लिए, मेजोरिटी शेयर ले लिए। और फिर अब भी मतलब सारे लोग बोल रहे थे अबे यार क्या अच्छा स्टेप नहीं, बेवकूफ़ी वाला स्टेप है, पर उन्होंने साबित करके दिखाया कि कार्गो फार्मास्यूटिकल्स ने यूएसए के मार्केट में जो डिसरप्ट कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कार्गो फार्मास्यूटिकल्स उधर पहले से एस्टेब्लिश है, और वो खुद की अपनी जो प्लांट लगाएंगे तो उनको जो यूएसए की कमेटी के साथ जो बैठना पड़ेगा, एग्रीमेंट साइन करवाने पड़ेंगे, बहुत माथा पड़ी। तो सिर्फ जो बनी हुई कंपनी, हमको आता है कैलकुलेटेड रिस्क लिया है तो खरीदते हैं ना, क्यों नहीं खरीदना। तो वो जो है उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क खरीदा। स्टेप नंबर, सीक्रेट नंबर 5, पंच, फाइंड अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के डायमंड टाइकून साहब जी भाई ढोलकिया। तो दोस्तों जो है ये जो डायमंड टाइकून है, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने मतलब इनका अच्छा चल रहा था बिजनेस, ये जो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। तो इनके अंकल थे सूरत के अंदर, तो वो लोग जो है वो उधर गए, ढोलकिया सर, तो वो लोग उधर गए, उधर जो उन्होंने सीखा कि कैसे जो है डायमंड को जो है फर्निश करना होता है, मतलब उस पर शाइन देने के लिए जो है उसको घिसना होता है थोड़ा, और उसको जो शेप कैसा देना होता है, वो सब चीज़ें उन्होंने जो डायमंड के आला सीखी। फिर उन्होंने अपने भाइयों के साथ जो अपनी कंपनी शुरू कर ली, और कंपनी शुरू करने के बाद जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, पूरी दुनिया इंडिया से कनेक्ट हुआ, इंडिया पूरी दुनिया से कनेक्ट हुआ। तो उस वजह से उस टाइम पे ढोलकिया सर ने जो है क्या सोचा कि हम लोग एक्सपोर्ट्स की भी करनी चालू करते हैं। तो उन्होंने हरी कृष्णा जो है एक्सपोर्ट शुरू करा, जो कि उसमें जो है दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि उधर जो बहुत सारे लोग छोड़ कर जा रहे थे, और ये ढोलकिया सर ने खुद बोला था। ठीक है, संदीप माहेश्वरी सर के जो है एक जो इंटरव्यू में उन्होंने जो है बोला था। ठीक है, तो उसमें जो उन्होंने बोला था खुद, तो वो ऐसा हो रहा था कि लोग ज़्यादा रहने नहीं थे, बड़ी दूसरी कंपनीज में जा रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्रिक यूज़ करी, एक मेथड यूज़ करा, जो कि था
कि उन्होंने जो है लोगों को फेवर दिया, जो एम्प्लॉयज थे उनको फेवर दिया। वो कहावत है ना, जितना दोगे उतना लोगे, पर इनकी कहावत में उल्टा था, जितना दोगे उतना लोगे, उतना 3 गुना लोगे। उससे क्या हुआ, उनका 3 गुना जो बिजनेस बढ़ गया। क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो ये लोग रहते तो उनको जो बोनसेस देते, कार देते, फ्लैट खरीद के देते, और फ्लैट खरीद के देते, या फिर हम बोल सकते हैं कि गाड़ी खरीद के देते। तो ये सब चीज़ें जो देते तो एम्प्लॉय अपने आप आ गया, बोला चलो गाड़ी खरीदने के लिए तो ले लेते, अभी गाड़ी खरीदने के जितने पैसे तो नहीं है, चलो चलते, चलो 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 ऐसे, ठीक है। तो उसका जो है 6th आता है, 6th एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो दोस्तों वो है डे टू गो अगेंस्ट द फ्लो। ये दोस्तों जी मैं आपको एक इन्वेस्टर की कहानी बताऊंगी, जो कि है रामदियो अग्रवाल। तो ये जो है एक बड़े इन्वेस्टर है, बड़े चालाक, बड़े नॉलेजफुल इन्वेस्टर है। तो इन्होंने क्या करा था, 2003 के टाइम जो उन्होंने देखा था कि बहुत मतलब उनको मालूम था कि इंडिया में इंटरनेट जब के टाइम पे कम है, पर एक बड़ा मार्केट बनने वाला है ये, क्योंकि यूएसए के अंदर बन चुका था। और उनको पता था यूएसए जो है हमेशा जो 15 या फिर 12 साल आगे रहता है इंडिया से हर टेक्नोलॉजी में, तो उनको पता था। और फिर जो उन्होंने सोचा कि अभी जो हम लोग जो है इन्वेस्ट कर देते, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है मोतीलाल ओसवाल सर ने खुद बोला था, जो कि मोतीलाल ओसवाल के को-फाउंडर है, जिनका नाम मोतीलाल ओसवाल है। उन्होंने खुद बोला है इनको, रामदियो अग्रवाल को, कि आप इन्वेस्टमेंट, इन्होंने किसी की नहीं सुनी, भारतीय एयरटेल नाम की एक कंपनी में जो इन्वेस्ट कर दिया, और वो 30% का ये कर ली। और उनको जो उन्होंने पैसे डाले थे उससे 30 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। तो उनको जो है ये फायदा है। तो दोस्तों जो है चलिए समरी जानते हैं। तो पहला स्मार्ट एंड फास्ट अडेप्टर्स होते हैं गुजराती, और फिर जो सेकंड आता है कॉम्पिटिटर एडवांटेज लेते हैं ये, फिर उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पावर रहती है इनकी, फिर उसके बाद जो है ये लोग जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोचकर इसकी साइंस मैथ्स से लेते हैं ये लोग बिजनेस की, वो अकाउंटिंग वाली नहीं कि इससे ये करा तो ये होगा, इससे ये करा तो ये होगा, क्या होगा, जैसे चेस में सोचते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, फाइंड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट डे टू गो। ये लोग जो है, जो भी लोग बोलते हैं चल मैं कर लूंगा, मेरे को मालूम है मैंने ये 5 चीजें करी है, इस वजह से मैं लास्ट चीजें कर रहा हूँ, फ्लो को तोड़ कर जाऊंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ऐसे ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।